वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इनको लगाना, क्योंकि जैसा एक ट्रेंड देखा गया है कि जो क्वेश्चंस यूपीपीएससी प्री में सेट किए जाते हैं वह प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, खासतौर से यूपीएससी के द्वारा लिए गए जो एग्जाम है, यूपीपीसीएस के द्वारा जो लिए गए एग्जाम है, तो उन्हीं प्रश्नों के आसपास से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाना जो है बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो भी पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी और यूपी पीएससी, ठीक, तो उसमें पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न जो आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के टॉपिक में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जैव मंडल एवं बायोम, ठीक है। तो बायोस्फीयर और बायोम से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम जो है इस लेक्चर में डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का बृहत्तम अभिगेय समुच्चय बायोम मुख्यतः किससे नियंत्रित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो प्रश्न है वह काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ईपीएफओ एपीएफसी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो बायोम लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल असेंबलीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ इज कंट्रोल मेनली बाय, ठीक। तो यह जो है वह मेनली जो कंट्रोल होता है वो वहां के क्लाइमेट के द्वारा, कहां से कंट्रोल होगा, वह क्लाइमेट के द्वारा जो है वो कंट्रोल होना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो कहीं का भी जो बायोम है, ठीक है, वो मेनली जो कंट्रोल होता है वह उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये है कि एसर्शन रीजन बेस्ड ये प्रश्न है, कथन और कारण बेस्ड। तो देखते हैं कथन क्या है। कथन ये है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है एक खुला विवृत तंत्र, ठीक है, तो ये बात सही है। जो बायोम होते हैं ये एक ओपन सिस्टम होते हैं, ना कि क्लोज, ठीक है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िए आप लोग, ठीक। तो जो इंग्लिश का स्टेटमेंट है, देयर कैन नॉट बी अ री-इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सबस्टेंसेस इन द बायोस्फीयर बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिस्ट ऑफ एनर्जी। देखिए, अगर हम कारण के बारे में बात करें तो इसमें जो आधा स्टेटमेंट है वो गलत है और बाकी का आधा जो है सही है। जो यहाँ पे जो बोला गया है कि प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये पॉइंट जो है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, बायोम क्या होता है, एक खुला तंत्र होता है। तो इसमें जो है पदार्थों की आवाजाही, एनर्जी की आवाजाही जो है वो लगी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एंट्री, वन पॉइंट एंट्री और वन पॉइंट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आर है वो है गलत। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ए सही है और आर गलत। तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2017 का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपको जो है एंथ्रोपोजेनिक जो बायोम है उसका एग्जांपल बताना है। तो जल तंत्र मतलब जो फ्रेश वाटर है वह मानव जनित नहीं होता है, वो नेचुरल होता है। जैसे फ्रेश वाटर में रिवर हो गई, झीलें हो गई, झरना हो गया, ठीक है। ग्रासलैंड की बात की जाए, घास का मैदान, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, प्रेरी के मैदान, सवाना के मैदान, पंपास, पुस्टास, ये जो घास के मैदान होते हैं वो भी जो है वो नेचुरल होते हैं। रेन फॉरेस्ट, अमेजन के जो वर्षा वन है उनका भी जो है नाम सुना होगा, वो भी क्या है, नेचुरल है, ठीक है। नेचर ने उनको जो है स्वयं बनाया। लेकिन अगर फसली भूमि की बात किया जाए, जो क्रॉप लैंड है, ठीक है, किसान जो है खेती करता है, फसलें उगाता है, ठीक, तो वो जो भूमि होती है, वो जो क्रॉप लैंड होगा वह क्या होगा, नेचुरल होगा कि मैनमेड होगा। जी हाँ, वो जो है मानव निर्मित है, ठीक है, मानव निर्मित है। तो जो भी चीजें मानव निर्मित होती हैं उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इंग्लिश में। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि एंथ्रोपोजेनिक बायोम का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, या मानव जनित जीवों का उदाहरण क्या है।
तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है मेरीन या ओशियन। ठीक है, जो सागरी या महासागरी इकोसिस्टम है सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो आपको बताना है मेरीन इकोसिस्टम या सागरी या महासागरी इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ए। तो देखिए ये प्रश्न जो है वो कितनी बार पूछा गया है। यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो इसी वजह से मैंने कहा शुरू जब मैंने क्लास स्टार्ट किया कि ये जो प्रश्न है आपको करके जाना जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है, और डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, तो जो आपके पास जो भी 20-25 दिन जो टाइम बचे हैं उसमें आप जो है थोड़ा स्मार्ट तैयारी कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सारी जो है पोथी ले लिया, ये वाली बुक वो वाला मॉक टेस्ट। ठीक, उसमें उलझिए मत, डायरेक्ट जो कमीशन के क्वेश्चन है उनको लगाइए और काम आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होगा। ठीक है, तो बायोमास का जो प्रोडक्शन है न्यूनतम वहीं पे होगा जहां पे जो है वेजिटेशन कह लीजिए या जीव जंतु कहिए, जहां पे सबसे कम हो। ठीक है, तो अगर वेजिटेशन की बात किया जाए तो वह एरिया जहां पे जो है सही से लाइट ना होती हो, ठीक सही से बारिश ना होती हो, तो जहां पे लाइट बारिश की समस्या हो तो वहां पे वेजिटेशन कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, और और अगर दूसरी बात किया जाए जीव जंतु, तो जहां पे अगर वेजिटेशन नहीं है, वनस्पतियां नहीं है, तो वहां पे जीव जंतु भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा है। तो इस तरीके से जो है आप यहां से पकड़ सकते हैं। तो आप देखिए जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे गहरे सागर हो गए, प्रेरी होगी, पतझड़ी वन हो गया, टैगा हो गया। ठीक है, सबसे कम प्रकाश कहाँ पहुंचेगा, और जहां पे सबसे कम प्रकाश पहुंचेगा वहां पे वेजिटेशन भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, रेयर होगी। तो आप अगर गहरे सागर में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं समुद्र में, तो वहां पे प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो डीप ओशियन में अगर बात किया जाए तो प्रकाश पहुंच नहीं पाता है, और इस वजह से वहां पे वेजिटेशन भी नहीं होता, वेजिटेशन नहीं होता, जीव जंतु भी नहीं होते हैं। ठीक, तो वहां पे जो बायोमास होगा वह मिनिमम होगा। ठीक है, एकदम नगण्य होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा गहरे सागर। उसकी तुलना में जो अन्य है, ठीक है, जो अन्य जो ऑप्शंस दिए गए वहां पे बायोमास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोमास का लेवल है वो जो है वो एक लिस्ट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं 1200 ग्राम शुष्क भार का पर स्क्वायर मीटर पर ईयर आपको बायोमास मिलेगा। ठीक है, वहीं पे टैगा जो है, टैगा वाला जो क्षेत्र है वहां पे 800 ग्राम शुष्क भार पर स्क्वायर मीटर पर ईयर मिलेगा। वहीं पे प्रेरी की अगर बात की जाए, ये है प्रेरी। ठीक है, तो प्रेरी की बात करें तो 600 ग्राम शुष्क भार पर स्क्वायर मीटर पर ईयर होता है। और गहरे सागर, जैसा कि मैंने बताया, गहरे सागर पे आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगी क्योंकि लाइट वहां पे पहुंचती नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो जय दरमान मिलेगा वो नगण्य मिलेगा, नाम मात्र का। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, जो मैक्सिमम जो कोरल रीफ आपको मिलेंगी वो मिलेंगी ट्रॉपिकल बेल्ट में। ठीक है, जो ट्रॉपिकल बेल्ट में जो एक्वेटिक जोन है वहां पे आपको जो है प्रवाल भित्तियां मिलेंगी। अगला, विश्व की 1/3 मतलब कि 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। ये भी बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो कोरल रीफ जो जोन होता है वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज्यादा डाइवर्स होता है। वहां पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसी बात को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ये होगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यह प्रश्न कहाँ पूछा गया है? यूपीएससी प्रीलिम्स
2018 का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है वहां पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में यह कहा जाता है कि आप उसको चंद्रमा पर से भी देख सकते हैं। मतलब ये इतना वाइड स्प्रेड जो फैला हुआ है, लगभग इसके बारे में जो बोला जाता है कि ये जो कोस्ट है लगभग 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, इसका फैलाव है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा दिए गए ऑप्शन में कोरल आइलैंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आइलैंड जो कोरल रीफ से नहीं बना है उसका एग्जांपल आपको बताना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, साफ यहाँ पे रीफ लिखा है तो ये तो कोरल से बना हुआ है। रेनबो रीफ जो फिजी में है ये भी कोरल से बना हुआ है। स्वराज द्वीप, ठीक है, जिसका पहला नाम हैवलॉक द्वीप था, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड। तो जो स्वराज द्वीप है भारत का वो भी कोरल से ही बना हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है। क्यूशु द्वीप जो है जापान का, यह जो है कोरल रीफ की ओरिजिन नहीं है, ठीक है, कोरल रीफ की ओरिजिन नहीं है। तो क्यूशु द्वीप जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। यहाँ जो पूछा जा रहा है कि प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। ये इंडियन कोस्ट के बारे में दिया हुआ है। इन इंडियन कोस्ट में मतलब कि भारत के जो तटवर्ती इलाके हैं उनमें से आपको बताना है कि किस क्षेत्र में जो है कोरल रीफ नहीं पाई जाती है। कंबे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है गल्फ ऑफ कंबे, जो खंबात की खाड़ी है या जो कंबे की खाड़ी है वहां पे कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। आपको बताना है कि कोरल रीफ ब्लीचिंग के लिए सबसे ज्यादा मतलब जो प्रभावी कारक है वह कौन सा है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में, ठीक, जो अन्य ऑप्शन है, ठीक है, उनमें सबसे जो मोस्ट सुटेबल आंसर है आपको है वैश्विक उष्मन। जो ग्लोबल वार्मिंग है वह जो है कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आए ग्लोबल वार्मिंग तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मन, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग ही जो है मेन फैक्टर है किसके लिए? कोरल ब्लीचिंग के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि एक प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रीफ के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कोरल रीफ की क्या इंपॉर्टेंस नहीं है या कोरल रीफ कौन सा इसमें से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इनसे लोगों को रोजगार मिलता है। क्या कोरल रीफ से जो है रोजगार मिलता है? जी हाँ, कोरल रीफ से जो है रोजगार मिलता है, ठीक है। जहां भी कोरल रीफ पाए जाते हैं वो काफी जो है वो हाईली बायोडाइवर्स जोन होते हैं। वहां से बहुत सारी जो है वो मेडिसिनल प्लांट जो मेडिसिनल फ्लोरा एंड फौना है वो जो है एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं। इवन जो है जो मेरीन डाइविंग होती है उसके लिए, पर्यटन के लिए लोग वहां पे जाते हैं, ठीक, उसको देखने के लिए। तो इनसे जो है लोगों को रोजगार मिलता है, ये जो है वो सही है। अब बहुत सारे जो मूंगे होते हैं वह डेकोरेशन वगैरह में काम आते हैं, तो ये तो सही है। इनसे भवन सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल की आपूर्ति होती है। जी हाँ, ये जो है एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी कोटिंग होती है, तो इनका जो अवशेष होता है, ठीक, उनका इस्तेमाल बिल्डिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये तूफानों से तट रेखा की रक्षा करते हैं। जी हाँ, जो इनका जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उनको रोकने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। दे प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम स्टॉर्म, सी, ठीक। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक, ये जो स्टेटमेंट है वो है गलत, ठीक है। वे जो है अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप से समुदाय की रक्षा करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो भूकंप आते हैं उनसे जो है कोरल रीफ रक्षा नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके महत्व को कौन सा जो है स्टेटमेंट स्पष्ट नहीं करता है। तो देखिए ये CAPF एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न ये है कि सूर्याभिताप, ठीक है, जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे
सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इंसुलेशन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बायोस्फीयर इकोसिस्टम। एकदम सही बात है। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए वो क्या है? सूर्य की रोशनी। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपनी धरती पर केवल और केवल प्लांट ही ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे जो कथन है, ठीक है, और जो कारण है, कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन का एक्सप्लेनेशन भी जो है वो कारण बन रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो पृथ्वी के फेफड़े की जो संज्ञा दी जाती है वह अमेजन वर्षा वनों को दी जाती है। अमेजन वर्षा वनों को दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा जैसा कि हम जानते हैं कि जो फेफड़ा होता है वह जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो अमेजन जो वर्षा वन है वो क्या करते हैं? जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट के उसको जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी को जो है ऑक्सीजन देते हैं। तो बिल्कुल ये फेफड़े की तरह से हुए। तो फेफड़ा भी क्या करता है? वह पूरी बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब करके वो बाहर, ठीक है, एक्सहेल में जो है वो बाहर छुड़वाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक, तो उसमें जो फेफड़ा ही होता है जो ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट आउट करके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से। ठीक है, तो जिस तरीके से अमेजन के वर्षा वन जो है वो काम करते हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर में फेफड़ा काम करता है, उसी तरीके से धरती के लिए, पृथ्वी के लिए अमेजन के जो वर्षा वन है वह जो है काम करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिपेक्ष में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट को दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ये 2000 का क्वेश्चन है। ठीक, जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदायों की बनी रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक जो है किसी भी कम्युनिटी में एक लीडिंग स्पीसीज होती है, एक लीडिंग मेंबर होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, तो कोई भी इकोसिस्टम में एक ऐसी स्पीसीज होती है, एक ऐसी प्रजाति होती है जो पूरे इकोसिस्टम को जो है वो मेंटेन करके रखती है। उसके ऊपर जो है इकोसिस्टम का पूरा जिम्मा रहता है परिचालन करने का। ठीक है, तो यह जो स्पीसीज कहलाती है वह की स्टोन स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, अगर यह प्रजाति विलुप्त हो गई या खत्म हो गई तो पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। ठीक, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि ड्यूरेबल बायो ग्रुप इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है इकोटोन। ठीक है, तो सबसे सॉरी, जो एक टिकाऊ जो जैव समूह कहलाता है क्या? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, जो चरम अवस्था होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सक्सेशन प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें पहले जो है पायनियर कम्युनिटी आती है, और पायनियर कम्युनिटी और जो लास्ट वाली होती है कम्युनिटी वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। तो पायनियर, ठीक, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में सीरियल कम्युनिटी आती है। ठीक है, तो यह जो है वो तीन तरीके की कम्युनिटी जो है देखने को मिलती है सक्सेशन में। क्या? एक पायनियर, उसके बाद से सीरियल कम्युनिटी, और लास्ट में जो है क्लाइमेक्स। तो सबसे जो ड्यूरेबल होती है, सबसे जो स्टेबल होगी, ठीक, जो एक टिकाऊ जैव समूह कहलाएगा वो कहलाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी में जीएस पेपर में 2002 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है, पहले इसको इंग्लिश में देख लीजिए। Which one of the following is in the correct sequential order in which this appeared
अंडर सिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। आप यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है मतलब कि बहुत सारे जो है वो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अब इनको जो है सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल्स, एमिनो एसिड, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। पृथ्वी पे आने का पहले पृथ्वी पर जो है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आएंगे, फिर जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आए होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मॉलिक्यूल का और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मॉलिक्यूल का, उनका आने का क्रम क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पहला पहला ऑप्शन मीथेन, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल्स यहां पे लिखा हुआ है। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? नाइट्राइल्स होता है आर आर सी एन, ठीक है, आर सी एन। आर के आर जो यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। और अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में क्या होता है? आर सी एच सी ओ ओ एच एंड एन एच टू। ये सिंपल एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया मीथेन, ठीक है, ये हो गया मीथेन, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये हो गया नाइट्रिल्स या नाइट्राइल्स, ठीक है। और ये हो गया अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स कौन दिख रहा है, ठीक है। तो मीथेन यहाँ पे सिंपलेस्ट दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूल CH4 ही है। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड दिखाई पड़ रहा है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नाइट्राइल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइनाइड तो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर डिफरेंट यूज करता हूँ। यहाँ पे जो CN है वो तो कॉमन है, यहाँ भी CN है, ठीक। लेकिन जो डिफरेंस क्या है, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड में केवल यहाँ पे हाइड्रोजन है, जबकि नाइट्राइल्स में यहाँ पे जो है हायर जो है हाइड्रोकार्बन चेन आपको देखने को मिलेगी। तो ये नाइट्राइल्स हो गए, तो इससे जो है ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो अगर अमीनो एसिड में बात किया जाए, अमीनो एसिड में तो ये जो है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है, जो कि नाइट्राइल्स में भी हाइड्रोकार्बन है, तो ये दोनों चीज जो है वो कॉमन हो गई। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो अमीनो एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आप COOH कार्बोक्सिल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, और NH2 अमीन ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स वो नाइट्राइल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम फिट कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है प्रारंभ से जो है बाद में आने वाले जो क्रम होगा इन मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होगा? मीथेन होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल्स, अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि हेकिस्टोथर्म पौधे हैं और जो उगते हैं, ठीक है। तो हेकिस्टोथर्म बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो बहुत कम तापमान पर ग्रो करते हैं उनको हेकिस्टोथर्म पौधे बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि वह विदेशी अवतीर्ण जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित किया तथा इतना खतरनाक हो गया कि भारत में हाल ही में उसके प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, जाना जाता है। तो उस जो है अवतीर्ण, या ये कहा जाए उस जो अ, द एग्जाइल, अवतीर्ण को जो है एग्जाइल बोलते हैं। द एग्जाइल व्हिच हैड इन्फ्लुएंस्ड एग्रीकल्चर, एनिमल एंड ह्यूमैनिटी इन 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एंड become so dangerous that in India recently an international conference of management had to be called, ठीक है। तो इसका एकदम आसान सा प्रश्न है, ये पार्थेनियम है, ठीक है। और पार्थेनियम जो है आप लोग अपने आसपास में देखे होंगे, इसको गाजर घास भी बोला जाता है, ठीक है, गाजर घास भी बोला जाता है, ठीक है, कैरेट ग्रास, ठीक है। तो गाजर घास भी इसको बोलते हैं, और इसको जो है कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है, ठीक है। तो यह जो है एक अवतीर्ण है, ठीक है, काफी जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है, खास तौर से जो है वो फसलों के लिए, ठीक।
तो नाम याद रखिए, पार्थेनियम है। अगला प्रश्न है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो जो सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हिच वन ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, तो जो समुद्री खरपतवार होते हैं जैसे कि लेमिनेरिया हो गया, क्या लेमिनेरिया, ठीक है, तो लेमिनेरिया का उपयोग जो है आयोडीन प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, आयोडीन प्राप्त करने का, और लेमिनेरिया जो है एक्चुअल में बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, एल्गी है, मतलब शैवाल है। क्या है, सवाल है। अगला प्रश्न यह है कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हिमालयन बेल्ट में दिए गए ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आपको जो है ओक के पेड़ देखने को मिलेंगे, ओक देखने को मिलेगा, रोडेडेंड्रॉन जिसको बुरुंस हिंदी में बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। अब आया सैंडलवुड। देखिए सैंडलवुड जो है वो साउथ इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण भारत में, ना कि हिमालयन क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये है कि भारत सरकार सी बकथोर्न, ठीक है, सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, मतलब जो सी बकथोर्न है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताना है। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। जी हाँ, यह एक झाड़ी टाइप का पौधा है और यह काम जो है बखूबी करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें पोषकीय मान होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांत अनुकूलित होता है। ठीक है, तो जब आप लद्दाख वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको जो है सी बकथोर्न जो है वो मिलेगा, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। ठीक, तो इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज वेल एडॉप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई अल्टीट्यूड्स। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है सही है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। ये स्टेटमेंट गलत है। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक श्रब है। क्या है, श्रब है, मतलब कि झाड़ी है, और झाड़ियों का यूज जो है आप वाणिज्यिक कॉमर्शियल टिम्बर इंडस्ट्री के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो सही है। ठीक है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल ऑर्गेनिक ओरिजिन का है। ठीक है, आपको बताना है कौन से है ऑर्गेनिक ओरिजिन का है। अब इसका मतलब ये कौन जो है जीव जंतुओं से बना है। ठीक है, ना कि केमिकल है। ठीक है, तो कोरल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो कोरल होते हैं वह सिलेंट्रेटा ग्रुप के, और जो कुछ एल्गी होते हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स समूह होता है, और वो जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम लोग कोरल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जीव जंतुओं से बना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। बाकी जो है पन्ना हो गया, मणिक हो गया, और तोपाज हो गया, ये सारे जो है पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर है, ना कि वो एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक मद समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय मदें हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द आइटम्स कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स क्या होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, जिनका जिनका जो है बैक्टीरिया फंगस के द्वारा जो है वो डिग्रेड कर दिया जाए। ठीक है, निम्नीकरण कर दिया जाए, या ये कहा जाए कि छोटे छोटे टुकड़ों में उनको जो है वो तोड़ दिया जाए। ठीक, तो वो जो है बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट कहलाते हैं। और बायोडिग्रेडेबल जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, या जो सब्सटेंस होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक, तो देखिए कास्ट, घास, प्लास्टिक, तो कास्ट और घास जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, इसमें बैक्टीरिया फंगस जो है उनको जो है वो गला देते हैं, लेकिन प्लास्टिक प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है। आगे देखिए बी ऑप्शन, कास्ट, घास और चर्म, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इनका जो है बैक्टीरिया फंगस के द्वारा जो है वह जो है सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है, और फिर वह जो है वो प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष, लिस्ट वाटर एफिशिएंट है। ठीक है, तो शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट,
रेड ग्राम, यहाँ पे जो है वो सही उत्तर है शुगर केन। शुगर केन जो है न्यूनतम जलदक्ष पौधा है, ठीक, ज्यादा इसको जो है वो पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। अगला प्रश्न, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है? ठीक, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रीलिम्स 2014 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो लाइकेन है वह किसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ठीक, कौन से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को दिखाता है। तो ये जो है शैवाल, एल्गी और फंगस का, ठीक है, एल्गी और फंगस का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है लाइकेन, ठीक। तो जो मिनरल्स वाटर की जो व्यवस्था होती है वह कवक करता है, ठीक, और शैवाल क्या करता है, शैवाल जो है कवक के लिए जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है वो प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस करके। तो इस तरीके से ये जो एसोसिएशन कहलाता है वो कहलाता है लाइकेन। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूह में से किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो निडेरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये जो है तीन ऑप्शन है। आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं। ये तीनों के तीनों जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं। जैसे कि निडेरिया हो गया, निडेरिया जो है, जैसे अभी आप लोगों ने कोरल रीफ देखा, तो कोरल रीफ जो है वो जो है निडेरिया जो समूह के, जो सिलेंट्रेटा समूह के जो जंतु होते हैं वो वहां पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं, ठीक। फंजाई अभी देखा, लाइकेन, लाइकेन में एल्गी के साथ फंगस लगा ही रहता है। प्रोटोजोआ भी जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो इस तरीके जो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वही जो है सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, जो प्लांट होगा। तो क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, एल्गी है, एल्गी है मतलब प्लांट है, ठीक। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद देखिए, बाघ फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता। केचुआ कर सकता है, नहीं कर सकता। कस्कुटा, डोडर्स जो है वो कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो तो टाइगर, केचुआ, ये क्या है, एनिमल्स हो गए, वैसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्लोरेला जो है एल्गी है, शैवाल है, प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और जो फोटोसिंथेसिस करता है वही जो है वो सोलर एनर्जी को, मतलब कि सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये है स्यूडोमोनास पुटिडा। क्या, स्यूडोमोनास पुटिडा, ठीक। तो हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर आनंद चक्रवर्ती, उन्होंने क्या किया था कि स्यूडोमोनास से एक सुपर बग तैयार किया था, ठीक है, सुपर बग बैक्टीरिया तैयार किया था। और यह क्या करता था कि जो तेल के जो टैंकर हैं समुद्र में, जब कभी जो है तेल रिसाव हो जाता था, तो उस तेल रिसाव को, मतलब कि समुद्र के पानी पे जैसे फैल गया, ठीक है, वो तेल, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यह जो सुपर बग है, ठीक है, स्यूडोमोनास पुटिडा, ठीक, जिसको जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया था, वह जो है तेल के जो हाइड्रोकार्बन जो चेन है उसको जो है ब्रेक डाउन करता था और ऑयल स्पाइल की प्रॉब्लम को दूर करता था, ठीक। तो ऑयल स्पाइल में जो है स्यूडोमोनास पुटिडा, ठीक है, पुटिडा, ठीक है, पुटिडा, ठीक है, ये जो है सुपर बग जो है तैयार किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू कार्बन क्या है, ठीक है। देखिए जहां भी ब्लू इकोनॉमी, ब्लू कार्बन शब्द आए तो समझिए समझिए कि वो जो है वो समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है, पानी से रिलेटेड है, ठीक। तो ब्लू कार्बन क्या है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, ठीक है। तो कार्बन कैप्चर्ड बाई ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, जी हाँ, यही है ब्लू कार्बन, ठीक। तो अपने समुद्र के द्वारा, कोस्टल क्षेत्रों के द्वारा जो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, यही कहलाएगा ब्लू कार्बन। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम जो है महासागर या जो तटीय पारिस्थितिकी सिस्टम है, मतलब कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं ब्लू कार्बन। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किन में सिंह, पुच्छी, बानर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, नीलगिरी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वहां पे ये जो है बंदर पाए जाते हैं। कौन से,
लायन टेल्ड मकाको, ठीक। तो नीलगिरी वाला क्षेत्र मतलब कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि दो निकटवर्ती और भिन्न पादप समुदायों के बीच की सीमा को घेर लेने वाले, ठीक है, विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के संक्रमण क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यह कहलाता है इकोटोन, ठीक। जो दो डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है उनका जो ट्रांजिशन जोन होता है वह कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाएगा? इकोटोन, ऑप्शन नंबर बी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक। फिर वो इसी तरह का क्वेश्चन है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज इकोटोन। इकोटोन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2012 आईएएस प्रीलिम्स ज्योग्राफी में जो है वो 2001 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी के साथ यह जो पीवाईक्यू जो सीरीज है वो कंप्लीट होता है, ठीक। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।